ओके आज हम लेज़र फिज़िक्स की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑप्टिकल रेजोनेटर। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि लेज़र में जब स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस हम अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ ऑप्टिकल रेजोनेटर में हम यूँ स्टार्ट लेंगे कि लेज़र जो है ये समवेयर सिमिलर है इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेटर की तरह, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर की तरह। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में क्या होता है कि आपके पास एक ऑसिलेटर सर्किट होता है और जनरली एलसी सर्किट को एज ए ऑसिलेटर सर्किट प्रेफर किया जाता है। एल इसमें इंडक्टर होता है और सी इसमें कैपेसिटर। तो इंडक्टर की इंडक्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, जब आप कोई इनपुट सिग्नल देते हो तो उसमें इसका रोल 100% वैसे ही होता है जिस तरह एक मास इलास्टिक स्प्रिंग के एंड के साथ अटैच है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में इनर्शियल मास जो है वो ऑसिलेट करती है बिटवीन मीन पोजीशन। तो यहाँ एलसी सर्किट के अंदर जो कि ऑसिलेटर सर्किट है, चार्ज पार्टिकल बिटवीन इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करता है, ऑसिलेट करता है विद अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में हम एक इनपुट सिग्नल देते हैं। लेट्स सपोज ये एक पार्टिकुलर नोट ऑफ साउंड है, जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, यानी उसकी एक फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव्स की, एज ए इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे। जो ऑसिलेटर सर्किट होगा, एम्पलीफायर होगा, वो उसको एम्पलीफाई करेगा। तो आउटपुट पे जो फीडबैक आपको मिलेगा, हाई एम्पलीफाई साउंड आपको मिलेगी। फिर वो दोबारा रिवर्सिबल साइकिल में इनपुट सिग्नल में एंटर होगी और बीच में एम्पलीफायर से गुजरेगी और इस तरह उसकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बिल्डअप होती जा रही है। और एट द एंड फीडबैक के तौर पे आपको एक अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वाली हाई एम्पलीफाइड साउंड एज ए आउटपुट के तौर पे मिलती है। यही मेथडोलॉजी हम लेज़र के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें टॉनस और शेलो ने एक मेथड हमें बताया था कि जिस तरह आप साउंड पल्स को एम्पलीफाई करते हैं, माइक्रोवेव को भी एम्पलीफाई किया जाता है। लेकिन माइक्रोवेव की एम्पलीफिकेशन के लिए हमें मेटल बॉक्सेस चाहिए होती हैं और उस मेटल बॉक्सेस में जो स्पेस हम लेते हैं वो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव ली जाती है। और माइक्रोवेव की वेवलेंथ जो है वो वेरी स्मॉल है, 0.5 मिलीमीटर है। तो इट मीन आपको जो मेटल बॉक्स कैविटी की शक्ल में चाहिए उसका साइज माइक्रोस्ट्रक्चर होगा 0.5 मिलीमीटर। थिंक अबाउट, थंबनेल से भी क्या होगा, कम होगा। तो लेज़र से जो आउटपुट सिग्नल आपने एम्पलीफाई करना है उसके लिए इतनी माइक्रो स्टेट पे जो कैविटी बनाना जो है वो मुश्किल है। तो ये एक मेथड बताता है टाउन एंड शेलो हमें कि हम एक ऐसी कैविटी डिज़ाइन करते हैं कि जिसके एंड पॉइंट्स पे अगर मिरर लगा दिए जाएं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेज़र में जो गेन होता है, आउटपुट होता है, वो आप चाहते हैं कि अगर आपका इनपुट फोटान सिंगल फोटान हो तो आप उससे आउटपुट में 10 फोटान, 20, 30, 40, 50, 100 अप टू 1000 फोटान अगर लेना चाहते हैं तो लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। अब इस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम कैविटी की लेंथ तो नहीं बढ़ा सकते हैं। कैविटी की अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो सर्किट बहुत मैक्रोस्कोपिकली एनलार्ज हो जाता है। तो हम एंड पॉइंट पे मिरर लगा के उस मिरर में लाइट को क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन के तौर पे ट्रीट करते हैं, यानी वो एज ए ऑसिलेटर ट्रीट होती हैं। ये मिरर जो है ना, ये आपके पास ऑप्टिकल रेजोनेटर ट्रीट होंगे। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एलसी सर्किट एज ए ऑसिलेटर ट्रीट होता है, तो लेज़र में जो मिरर होंगे वो क्या ट्रीट होगा, एज ए ऑप्टिकल रेजोनेटर, क्योंकि वो रेजोनेंस का काम करेंगे, लाइट को एम्पलीफाई करेंगे। तो इस शख्स की टॉन और शेलो ने जो मिलके एक कैविटी डिज़ाइन की, इस कैविटी का नाम था फैब्री पैरेट रेजोनेटर। फैब्री पैरेट रेजोनेटर, बात समझ में आई है ना, ये नाम है उसका। अब ये कैविटी क्या है, इस कैविटी में हमारे पास एक लेट्स सपोज ये ग्लास ट्यूब है। कल भी हल्का सा मैंने बताया, लेकिन आज ये डिटेल वर्जन है इसका। ये एक ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ मैंने आपको बताया था कि 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर तक आप ले सकते हैं।
अब इस ग्लास केविटी के एंड पॉइंट पे मिरर है, OM एक मिरर है और OM प्राइम सेकेंड मिरर है। इनमें से एक मिरर की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो एक मिरर की रिफ्लेक्टिविटी 100% है, यानी उस पर लाइट पड़ेगी तो 100% लाइट बाउंस बैक होके विद इन द केविटी कन्फाइन हो जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी ये होगी, इसको कहते हैं 100% रिफ्लेक्टिविटी। और जो सेकंड मिरर है OM, ये वाला राइट साइड पे, ये 100% रिफ्लेक्शन नहीं शो करता, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि आपको आउटपुट में बाहर भी तो फोटान चाहिए, लाइट आउटपुट के तौर पे भी तो चाहिए ना। लेट्स सपोज आपने ड्रिलिंग करनी है, आपने किसी मेटल के अंदर केविटी बनानी है, ग्लास के अंदर केविटी बनानी है, तो आप जो लेज़र आउटपुट के तौर पे बाहर ओपन एनवायरनमेंट में या किसी बॉल पे या किसी सूटेबल सबस्ट्रेट पे फॉल करती हो तो मिरर से बाहर आएगी, तो आपका डिज़ायर्ड पर्पस फुलफिल होगा ना। इसलिए एक मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए कि ये पार्शियल सिल्वर्ड होना चाहिए, पार्शियल सिल्वर्ड, जिसमें से आउटपुट के तौर पे लाइट हमें मिलेगी। ये एंड अप में जो फिगर है मैंने बताया हुआ है, ये देखें लाइट आउटपुट के तौर पे बाहर जा रही है। अच्छा, अदर मटेरियल, हमारे पास एक पंपिंग सोर्स होगा। पंपिंग सोर्स क्या हो सकता है, फ्लैश लैंप हो सकता है, फ्लोरेसेंस ट्यूब हो सकती है, जो आपको क्या करेगी, इनपुट फोटॉन प्रोवाइड करेगी। और इसके सामने एक्टिव मीडियम होगा। एक्टिव मीडियम, ये लेजिंग मीडियम, जिसके एटम्स जो है ना, जिनको हमने कहा था कि एक्टिव सेंटर्स के तौर पे ट्रीट होंगे, जिससे लेज़र एक्शन अचीव होगा, मेटास्टेबल स्टेट स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रोसेस अचीव होगा, तो ये एक्टिव मीडियम है। इट माइट बी अ सॉलिड, इन सॉलिड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म, और ए कम्बिनेशन ऑफ गैसेज, और ए सेमी कंडक्टिंग मटीरियल। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ टाइप ऑफ द लेज़र स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक्टिव मीडियम क्या हो सकता है जो है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये वो मीडियम है जिससे लेज़र एक्शन या लेजिंग एक्शन जो है, या लेजिंग ट्रांजिशन जो है आउटपुट के तौर पे आपको मिलती है। एक एडिशनल सर्किट भी है यहाँ पर, ये बाज़ औक़ात हमें अनडिज़ायर्ड फोटान जो हैं, अनडिज़ायर्ड फोटान, जिनको हम इस लेज़र एक्शन में आउटपुट के तौर पे ऑब्टेन नहीं करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है, एब्जॉर्ब करवाना होता है। तो एक एडिशनल सर्किट रखा हुआ है। ये जो आगे टाइप्स ऑफ द लेज़र आएंगी तो आपको सामने आ जाएगा कि ये एडिशनल सर्किट क्या है। इसी तरह सम टाइम जिस तरह आप लोग साउंड की एम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो जो अनडिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, आपने उनको क्या करना होता है, उनको ब्लॉक करना होता है। और जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो आउटपुट के तौर पे आप लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। क्योंकि एम्पलीफायर प्लेयर जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो आप जानते हैं कि स्पेस में बहुत सारी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, साउंड पल्सेस हैं, तो वो किसी न किसी वेव्स को क्या करता है, कैच कर लेता है। तो हमारे पास भी यहाँ पर यही है कि जिस तरह वो अनडिज़ायर्ड नॉइसेस जो हैं, जो साउंड पल्सेस जो हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जिसमें आपकी इंटरेस्ट है पर्टिकुलर साउंड पल्स जो है उसको एम्पलीफाई करना होता है, वो एज ए फीडबैक के तौर पे हम आउटपुट में ले लेते हैं। तो इसी तरह लेज़र लाइट में भी जो अनवांटेड लाइट होगी, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी या अनवांटेड फोटान होंगे, उन्हें हमने क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा। तो उस मकसद के लिए याद रखें कि सम टाइम ये जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है, इस मिरर में मिरर की पर्टिकुलर साइड के ऊपर एक सूटेबल सब्सटेंस की कोटिंग की जाती है, थिन लेयर, थिन फिल्म उसके ऊपर कोटेड कर दी जाती है। तो उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अनडिज़ायर्ड फोटान को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपका सिग्नल जो है ना 100% नियरली जो है ना वो कोहेरेंट हो जाता है, और जो फोटान आपको चाहिए होता है वो फीडबैक के तौर पे आप यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, ये तो आपके पास आ गया अरेंजमेंट कि जो कंप्लीट लेज़र एक्शन होगा उसको अचीव करने के लिए हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो इस तरह का होना चाहिए। तो ये जो कैविटी है इसे कहते हैं फैबरी पैरेट रेजोनेटर, जिसमें जो ऑप्टिकल मिरर्स हैं OM और OM प्राइम, ये यहाँ पर क्या ट्रीट हो रही हैं, एज ए रेजोनेटर। याद रख लो, ये रेजोनेंस का काम करेंगे, लाइट को एम्पलीफाई करने में वाइटल रोल प्ले करती हैं। अब
ये आपका ये जो फिगर है ये इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर से दी गई है। मैंने आपको कहा था ना कि लेज़र इज़ समवेयर सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में होता है कि हम एक इनपुट सिग्नल देते हैं, ये इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई होता है, फिर वापस आता है, फिर इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई होता है, और जब एक सूटेबल आपके पास एम्पलीफिकेशन अचीव हो जाती है तो फीडबैक के तौर पे या आउटपुट की फॉर्म में आपको सिग्नल मिल जाता है। अब डिफरेंट फेजेज़ हैं यहाँ पर। ये जो फैब्री पैरेट रेजोनेटर है, इसमें जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है लेज़र का, जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन होती है, तो इसकी जितनी मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है उसको फिगर के लिहाज से, डायग्राम के लिहाज से यहाँ वो एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोसेस आप जानते हैं, देख लें। फिगर ए को देखें। सबसे पहले हमारे पास कहता है कि इस कैविटी के अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स मैंने बनाए हुए हैं ये एक्टिव सेंटर्स हैं, यानी वे जो एक्टिव मीडियम है उसके एटम्स हैं जो एक्टिव सेंटर के तौर पे हैं, लेकिन ये नॉन एक्साइटेड स्टेट में है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ द एक्टिव मीडियम आर इन द ग्राउंड स्टेट्स एंड द ग्राउंड स्टेट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द एटम। तो ये ग्राउंड स्टेट में है, अभी किसी किस्म का इनपुट फोटान आपने यूटिलाइज नहीं किया, और ये एंड पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टिंग मिरर शो किए गए हैं कैविटी के अंदर। तो हमने सारे का सारा आउटपुट जो है, जो फीडबैक सिग्नल है, इन एक्टिव सेंटर से लेना है। तो वो स्टार्ट ले रहा है कि जब आपने लेज़र एक्शन स्टार्ट नहीं किया तो तमाम के तमाम एटम्स क्या हैं, नॉन एक्साइटेड स्टेट में हैं, ग्राउंड स्टेट में हैं, ये पड़े हुए हैं। अब बी फिगर में क्या हो रहा है, देखें ये फोटान डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ऑप्टिकल पंपिंग। ये जो आपने इस फिगर में पंपिंग मैकेनिज्म बताया है ना, मैंने कहा कि ये फ्लैश ट्यूब हो सकती है, कोई आपके पास फ्लोरेसेंस लैंप हो सकता है जो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, इसके अंदर भी मल्टी फ्रीक्वेंसीज वाली लाइट होगी। तो देखें डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट डायरेक्शन से फोटान आ रहे हैं, और ये फोटान किधर फाल हो रहे हैं, ये जो एक्टिव मीडियम है ना, इनके एटम्स जो हैं इन फोटान को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो बेसिकली ये फिगर बी में आपको बताने जा रहा है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन हो रही है एक तरह की ऑप्टिकल पंपिंग के तौर पे। ठीक होगी बात। अब जब इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो एक्टिव सेंटर्स में एटम जो है ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाती हैं। हाँ, वो 3 लेवल पंपिंग मैकेनिज्म है या 4th लेवल पंपिंग मैकेनिज्म है, वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो हायर एक्साइटेड स्टेट से एटम क्या होंगे, डिके होंगे सेल्फ स्पॉन्टेनियसली, और एज ए रिजल्ट आपको क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, फोटान मिलेंगे, बट रैंडम फेजेस वाले फोटान मिलेंगे। बिकॉज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस एमिशन द फोटान विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव सेम फेज नहीं होती है उनकी, नॉन कोहेरेंट नेचर होती है, मल्टी डायरेक्शंस होती हैं, डिफरेंट फेजेस होंगी। तो आप यहाँ से देखें कि ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है इसमें फोटान डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं। और कुछ मैंने ये ब्लैक एरो बताई हुई हैं, ज़रा गौर करो कि कुछ ब्लैक एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन बहुत मिनिमाइज है। अभी क्या है, बहुत मिनिमाइज है एट अ वेरी शॉर्ट मोमेंट। जब 3 लेवल या 4th लेवल लेजिंग पंपिंग स्कीम होगी तो उनमें जब हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और डिके होकर मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं, तो पॉपुलेशन मेटास्टेबल स्टेट में जब बिल्डअप होती है, इंक्रीज होती है, तो फिर उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि यही स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला कोई एक फोटान, स्पॉन्टेनियसली जो डिके हुआ है इलेक्ट्रॉन, उससे प्रोड्यूस होने वाला कोई एक फोटान मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जब वो स्टिमुलेट करेगा तो एज ए रिजल्ट आपको 2 फोटान मिलेंगे और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आएंगे। तो देखें कि आपका जो फिगर सी है जिसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस डोमिनेट है, डी में जाके क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन पॉपुलेशन इन्वर्जन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है। अब जब ये स्टिमुलेटेड एमिशन बिल्डअप हो रही है, अब हमने इससे फीडबैक लेना है। ये आपका इनपुट सिग्नल हो गया है दूसरे लफ्ज़ों में। तो आगे मिरर है, मिरर से फोटान रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो फिर इधर दूसरा मिरर है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन वाला प्रोसेस। यानी पहले सिर्फ और सिर्फ देखिए मैंने ये जो डॉट थे ना, इनमें फोटान को रिप्रेजेंट किया है। अब फोटान की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है,
बढ़ती जा रही है क्योंकि एम्पलीफिकेशन हो रही है। दूसरे लफ्ज़ों में आपका सिग्नल क्या होता जा रहा है, ऑप्टिकल रेजोनेटर की तरह एम्पलीफाई होता जा रहा है। तो फिगर ई आ गई, लाइट एम्पलीफिकेशन। अब जब एक सूटेबल एम्पलीफिकेशन प्रोसेस बिल्डअप हो जाएगा कि जिसमें इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी के 100 टाइम या 1000 टाइम क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई, तो फिर याद रख लें कि यहाँ पर देखें कि ये डॉट एरो सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको ऐसा लेज़र एक्शन, आप ऐसा लेज़र एक्शन अचीव करने में कामयाब हो गए हैं कि जो इंटेंस है, यूनिडायरेक्शनल है, नियरली मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट प्रॉपर्टी पोजेस करता है। दैट इज़ वाई जब हमने लेज़र को डिफाइन किया था तो मैंने क्या कहा था कि एन इंटेंस यूनिडायरेक्शनल नियरली मोनोक्रोमेटिक coherent beam of light produced from the process of stimulated emission is called laser। तो ये जो partial reflected mirror था, partial silver mirror था, यहाँ से आपका फीडबैक सिग्नल जो है, आउटपुट सिग्नल जो है, ये बायर के तौर पे यूटिलाइज होगा और बीच में सारा का सारा क्या हो रहा है, मैकेनिज्म स्टार्ट होता जा रहा है। एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से ये जो फोटॉन आपके बाहर जा रहे हैं ना, तो इसमें ये लॉसेस भी हो रही हैं। देखिए कुछ फोटॉन केविटी से क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं ना, तो ये लॉसेस हो रही हैं। हमने इन लॉसेस को भी स्टडी करना है कि भाई इस फोटॉन को जो केविटी की वाल से बाहर लीक हो गया है, इसकी वजह से आपकी जो आउटपुट सिग्नल है उसमें जितना इनपुट सिग्नल था आपको 100% आउटपुट नहीं मिला है। जो लॉसेस हुई हैं इनको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन। वो थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में होगी। तो ये सारी थ्योरेटिकल वर्जन था जो प्रीवियस लेक्चर्स को यहाँ आके हमने क्या किया है, सम अप किया है कि अब हम लेज़र एक्शन अचीव करने में कामयाब हो गए हैं और किस मैकेनिज़्म, किस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के तहत आपने कंटिन्यूस लेज़र एक्शन अचीव करना है वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया है इस फिगर में। इसके बाद हम फिर इसकी थ्रेशोल्ड कंडीशन को डिफाइन करेंगे। ओके।